नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कक्षा 10 विज्ञान का। आपको पता है कि ये 80 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसके अंदर जो क्वेश्चन है उन सभी का हम हल देखने वाले हैं। यदि आपको केवल और केवल पेपर देखना है तो इसके लिए ऊपर जो ये है आपको आई बटन दिख रहा है, इसके अंदर आप जा करके देख सकते हो, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको पेपर जो है वो खंड ए होगा, खंड ब होगा, खंड स होगा, इस तरीके से होगा। तो पहले प्रश्न के अंदर ध्यान से देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक एक नंबर के होने वाले हैं, आपको बताया हुआ उसके अंदर डिटेल से। अभी केवल हम उत्तर देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, मानव में फुफ्फुस किस तंत्र का भाग होता है? तो फुफ्फुस होता है श्वसन तंत्र का भाग। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखो, इंसुलिन, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन, ये तो अपने मानव के हैं। ऑक्सीन अपना पादप हार्मोन है। प्रश्न नंबर 3 है, कौन से वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं? तो मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? चैप्टर नंबर ए में है प्रकाशीय अपघटन। वहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड आपका प्रकाशीय फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 5 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, ये वाला होगा। ये किसका है? ये जिप्सम का है, ठीक है, ये जिप्सम का है। सही नंबर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ब। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो हीलियम इसमें से उत्कृष्ट गैस है, बाकी नहीं है। प्रश्न नंबर 7 है, इसके अंदर किस प्रकार से घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो ये हम देखते हैं अपवर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल पर बनता है। प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा अपना, विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक, शक्ति का अस्थायी मात्रक होता है वाट, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो इसमें नवीकरणीय संसाधन वो हो जाएगा जिसको हम दोबारा दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, वो है सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो बकरी, देखो यहाँ से हो जाएगा घास, बकरी और तथा बकरी को मानव खा सकता है। और देखते हैं कोई बनता है कि घास गेहूँ नहीं, बकरी को गाय नहीं खा सकती, घास को मछली नहीं खा सकती, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब अपना सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, टिहरी बांध बना है कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 है, देखो प्रश्न नंबर 1 के अंदर कितने क्वेश्चन थे? 12 क्वेश्चन थे, मतलब एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन थे। अब प्रश्न नंबर 2 देखो, इसके अंदर कितने क्वेश्चन होंगे वो देख लेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कार्बन कार्बन एकल बंध यौगिकों को यौगिक क्या कहलाते हैं? तो हम उसको बोल देंगे एल्केन, ठीक है, एल्केन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा 2n²। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने एक वर्कबुक कंप्लीट स्टार्ट कर रखी है कक्षा 10 के लिए। प्ले लिस्ट आपको लास्ट में वीडियो के पिन कर दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वो देखिए। उसके अंदर से ही ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये उस वर्कबुक में है। अर्थात अगर आप उस वर्कबुक को पूरा कर लेते हो तो अधिकांश प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में यहीं से बनने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 देखो, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 है, ए और बी के नाम बताओ। यह फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। ऊपर तो हम लिख देंगे सूर्य का प्रकाश, और नीचे हम क्या कर देंगे? नीचे हम क्लोरोफिल कर देंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न भी उस वर्कबुक में है। प्रश्न नंबर 5 है, उपरोक्त चित्र में जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन से अवयव के लिए प्रयुक्त होता है? तो हम बोलेंगे यह होता है सेल के लिए। किसके लिए? सेल के लिए। बैटरी मत कर देना, बैटरी में 2 या 2 से अधिक सेल होते हैं। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 3। देखो दूसरे प्रश्न में 6 क्वेश्चन थे, ठीक है, एक एक नंबर के। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं कितने प्रश्न होंगे फिर। वेरी इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हैं, छोटे छोटे हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया से देखो आपका देखो इसका जवाब हो जाएगा देखो ये रहा इसका उत्तर। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें आप थोड़ा सा एक अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा उदासीन विलयन के पीएच का मान लिखो। ठीक है, कितना होता है उदासीन विलयन के पीएच का मान, तो उसका होता है 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 मिश्र धातु के 2 उदाहरण बताओ। एक तो हो जाएगा पीतल और एक हो जाएगा कांसा। ठीक है, 2 उदाहरण हो जाएंगे मिश्र धातु के। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए आप, ये रही। देखो ये रहा, ये आपको संरचना बना देनी है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, ये लो। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कोई एक कमी बतानी है आपको, तो इसका आंसर देखो ये रहा आपका। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में था ना। तो देखो मेंडलीफ के कई सारी कमियां थी, उसमें से देखो निश्चित रूप से हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया गया, पहली बात तो ये। तत्वों का वर्गीकरण तैयार होने में पर्याप्त समय के बाद समस्थानिकों का पता चला था, और किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक, ये तो उसकी परिभाषा हो गई। तो समस्थानिकों को भी सही स्थान नहीं दे पाए थे मेंडलीफ। यहाँ पर आगे है, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन होगा कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। दूसरे तत्व की ओर आगे ये आप पढ़ लेना आराम से। यहाँ पर 2 कमियां मैंने बता दी आपको, पूछी शायद एक ही थी। चलो आगे चलते हैं। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो इसका लिए आपको यह जवाब देना पड़ेगा कौन सा भाग करता है। यहाँ पर आ जाएगा आपका पश्च मस्तिष्क। क्यों? क्योंकि यह अनुमस्तिष्क, पोंस तथा मध्यांश को समाहित करता है, और अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है जो ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित, जैसे हाथ पैर की गतियाँ, उनको नियंत्रित करता है। यह विलगित सतह वाला भाग होता है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। पोंस मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। देखो मध्यांश की क्या बात बता रखी है, मध्यांश अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मतलब अनुमस्तिष्क है ना, उसके अंदर ही ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की गतियाँ जो है वो नियंत्रित होती है। हृदय की गति, ये सारे के सारे इसके अंदर नियंत्रित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, तो संतुलन किस भाग के द्वारा किया जाता है? तो आपको समझ में आ गया होगा, अनुमस्तिष्क। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की हम बात करें, तो प्रश्न नंबर 7 में बोला नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम बताओ। तो वो आप लिख सकते हो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न नंबर 8 है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य बताओ। वोल्ट मीटर का कार्य होता है, देखो विभव मापी के देखो विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो किसका मापन करते हैं? विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा अपना, छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना है। इसके लिए आपको कौन सा चित्र बनाना है? इसके लिए आपको चित्र बनाना है ये वाला। ठीक है, कि छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो अब प्रश्न नंबर 10, जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण देने हैं आपको। तो सबको पता है जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोल को ही हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। 2 हो जाएंगे, कोयला और पेट्रोल। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओजोन परत का एक लाभ बताओ। तो एक लाभ ये हो जाएगा कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती हैं? रोक लेती हैं। अगर ये पहुंच गई अपने धरती पर तो हमारे त्वचा पर ये त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न कर देंगे। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है? तो इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है? तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, अंगूठा कहाँ पर करता है? आरोपित बल की दिशा को या फिर गति की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कार्बन के खंड ब यहाँ पर चालू हो गया, खंड बी यहाँ पर चालू हो चुका है। चलो ये देखते हैं कितने कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे। खंड ब के अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आगे बात समझ में। प्रश्न नंबर 4, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। 2 तरीके अपने को पता है, वैसे आपको पता है। एक तो हम पेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पेंट करके, पहला तरीका। और दूसरा तरीका हो जाएगा यसद लेपन के द्वारा, यसद लेपन के द्वारा। ठीक है, तीसरा तरीका भी है ग्रीस लगा करके, मिश्र धातु बना करके। ये कई सारे तरीके हैं।
कार्बन के दो अपर रूपों के नाम बताओ। कार्बन के दो अपर रूप हो जाएंगे, एक तो हीरा और ग्रेफाइट, तीसरा लिखना चाहो तो लिख देना फुलरीन। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। मिसेल की संरचना का चित्र आपको बनाना है। मिसेल की संरचना का कौन सा चित्र बनाओगे आप? ये वाला चित्र आपको बनाना है मिसेल संरचना के अंदर। ठीक है, ये जो अंदर वाला होता है जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पूंछ, और इसके ऊपर वाला जो होता है आयनिक भाग, ये जल रागी बोलते हैं इसको, जल रागी। आगे बात समझ में, जल रागी आयनिक भाग। बस इस तरीके से कर देना आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्यों घटती है? इसका जवाब यहाँ पर आपको साफ साफ मिल रहा है कि आवर्त सारणी में हम देखेंगे, देखो आप देखेंगे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता है। ठीक है, नाभिक में आवेश बढ़ेंगे तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ना, इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 8। अमाशय में पाया जाता है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्लेसेंटा किसे कहते हैं और इसका कार्य भी बताओ। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है? जो माता के शरीर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए जो संरचना होती है उसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं। देखो ध्यान से पढ़ना इसको। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी हुई होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ के भ्रूण से ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण हेतु एक वृद्ध क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है जिन्हें निपटाना उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के जिनका निपटान है वो प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में होता है। ठीक है, गर्भ में विकसित होने में 9 माह लगते हैं, ये पूछा नहीं अपने से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाना है आपको, तो इसके लिए आपको साफ साफ यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ये रहा। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का केवल और केवल चित्र बनाना है आपको। चित्र 8.9 पुष्प की अनुदैर्ध्य काट 8 के चैप्टर में मिलेगा आपको। और प्रश्न नंबर 11 है, लेंस की क्षमता का सूत्र बताइए और मात्रक भी लिखो। लेंस की क्षमता का सूत्र P = 1/f होता है, जहाँ पर f लिया जाता है मीटर में। ठीक है, और मात्रक हो जाएगा डायप्टर। क्या हो जाएगा? डायप्टर। डायप आधा पै फिर टै और रह और इसके ऊपर चंद्रमा। ठीक है, डायप्टर। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? कोई 2 कारक लिखने हैं। चालक का प्रतिरोध, पहले तो चालक तार की लंबाई, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। और नंबर 2 हम लिख सकते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर 2 बताने थे, 2 हमने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। विद्युत परिपथ तथा संधारित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखो। एक तो हो जाएगा फ्यूज, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अर्थिंग। अर्थिंग, ठीक है, और अर्थिंग को हम हिंदी में बोलते हैं भू संपर्कन। अर्थिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? भू संपर्क, भू संपर्कन। ठीक है, ये 2 विधियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आपको बता दें, ये हो जाएगा, ये रहा, आराम से इसको पढ़ लो। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा के ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुली चालक की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 15। दिए गए परिपथ में परिणामी प्रतिरोध कितना है? तो परिणामी प्रतिरोध आपको आराम से निकाल सकते हो, यह श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो R1 + R2 हो जाएगा टोटल प्रतिरोध। R = 2 + 2 कितना हो गया? R = 4 ओम इसका आंसर हो जाएगा। बस सीधा सा आंसर है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत को परिभाषित करो। आराम से आप बता सकते हो ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में, तो आराम से बता सकते हो। देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। देखो, वे ऊर्जा स्रोत जिनको एक बार प्रयुक्त करने के बाद पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि।
अनवीकरणीय स्रोत के अंदर वे स्रोत हम ऐसे बोलेंगे वे ऊर्जा स्रोत जिनका प्रयोग एक बार करने के पश्चात पुनः नहीं किया जा सकता, अर्थात वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, अर्थात जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। ध्यान से सुन लिया और आराम से नोटबुक में नोट कर सकते हो आप अपने। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, खाद्य पदार्थ वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने का कोई एक उपाय बताओ। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्या क्या उपाय हो सकते हैं आपके लिए। हम इसके अंदर बोल देंगे वायु रोधी बर्तनों में हम सामान को रखेंगे, वायु रोधी बर्तनों में, ठीक है। और दूसरा हम बोल देंगे अक्रिय गैसों या फिर पैकेट में बंद करके उनको रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसी के अंदर है, इसके अंदर CuO+H2 कॉपर बन रहा है और जल बन रहा है। इसमें से किस पदार्थ का अपचयन और किसका उपचयन हो रहा है। देखो कॉपर में से ऑक्सीजन निकला, ठीक है, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, अपचयन। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है कॉपर में, ठीक है। और हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीकरण, उसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन आप बोल सकते हो, ठीक है, H2O में। आ गई बात समझ में। प्रश्न नंबर 18 है, मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताओ और उसका कार्य लिखो और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम भी लिखो। आपको अगर ये प्रश्न नंबर 18 कर देते हो तो 3-3 नंबर मिल जाएंगे। खंड अपना से स्टार्ट हो गया ना, इसलिए 17 का 18 का ये जो प्रश्न है 3-3 नंबर के होंगे। देखो तो इसका उत्तर क्या है, मानव में अग्नाशय ग्रंथि के बारे में डिटेल से देख लो आप। अग्नाशय ग्रंथि यह एक मिश्रित ग्रंथि जो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन स्त्रावित करती है और ग्लूकेगॉन स्त्रावित करती है। ये दोनों ही मिल करके शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। यह ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि की तिल्ली से जुड़ी हुई होती है। चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। वापस इधर देखो, हाँ ध्यान से देखना एक बार। अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताओ, तो हम बोलेंगे इंसुलिन, ठीक है। कार्य लिखो, कार्य हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक है। इसकी कमी से होने वाला रोग का नाम बताओ, तो हम बोलेंगे मधुमेह रोग होता है। आगे बात समझ में। प्रश्न नंबर 19 हो जाएगा, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए और इसका आरेख चित्र भी बनाइए। आरेख भी बनाना है आपको। देखो आपको लिंग निर्धारण के लिए आरेख तो ये बनाना है सबसे पहले, ठीक है। इतना इतना आपको बना देना है, ठीक है। ऊपर ये नर और मादा नाम भी लिख देना है। आपको पता है कि ये जो नर होता है इससे 2 गुणसूत्र मिलते हैं अपने को, अक्स और वाई, ठीक है। और मादा से केवल अक्स और अक्स ही मिलते हैं। अगर नर से अक्स मिलेगा तो वो मादा होगी, अगर नर से वाई मिलेगा तो वो पुरुष होगा, ठीक है। माता से तो अक्स ही आना है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है लिंग निर्धारण, पुरुष के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पिता के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखो लिंग निर्धारण को समझाओ और इसको आरेख बना करके भी समझाना है। तो देखो लिंग निर्धारण को कैसे समझाओगे आप, ये जो लाइन है ये आपको लिख देनी है आराम से, ध्यान से देखो इसको। सामान्यतः आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। एक सेकंड, इससे पहले आप ये भी लिखो, स्त्रियों में अक्स तथा पुरुष में अक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद में आप लिखोगे सामान्यतः आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की होते हैं। सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो अपनी माता से अक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से अक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ है वह लड़की होगी और पिता से अगर वाई गुणसूत्र प्राप्त हुआ तो वह लड़का होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में प्रश्न नंबर 20 है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में आता है। तो इसके लिए आता है उत्तल लेंस। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। तो इसको आप ध्यान से यहाँ पर समझो। ध्यान से देखना, क्षितिज के समीप, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं। ये देखो इसको मैं थोड़ा सा एक बार चित्र में समझा रहा हूँ, देखना। ये आपका वायुमंडल है, यहाँ पर आप खड़े हो, सूरज अगर ऊपर है तो थोड़ी सी दूरी तय करने की पड़ेगी प्रकाश को, लेकिन इस कंडीशन में प्रकाश को ज़्यादा दूरी तय करेगी जब सूर्य क्षितिज में होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस बात को। देखो क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुँचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परत से होकर के गुजरता है। सही बात है इतनी तो। अब आगे देखें, तथापि सूर्य जब सिर के ठीक ऊपर होता हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी तय करेगा, ठीक है। इसलिए सारे के सारे जो प्रकाश के रंग वो अभी हमारे यहाँ तक पहुँचेंगे। तो दोपहर के समय सूर्य का श्वेत रंग प्रतीत होता है क्योंकि नीले तथा बैंगनी रंग का बहुत ही थोड़ा भाग परिकिरण हो पाता है। अब देखो मोटी परत से गुजरेगा तो जो कम तरंग दैर्ध्य की तरंगें होंगी, कम तरंग दैर्ध्य की होती हैं,
नीली तथा बैंगनी जो होती है वो कम तरंग दैर्ध्य की होती है, और लाल तथा जो रक्ताब कलर की होती हैं वो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं। तो नीली का कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण वो ज़्यादा प्रकीर्णित होती है। इतनी बात समझ लो। अब आगे देखो, क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। जब हम इस तरीके की बात करें, प्रकाश इधर से आ रहा है तो ज़्यादातर नीला है वो प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुँचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है और अधिक तरंग दैर्ध्य का लाल होता है। इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल प्रतीत होता है। ठीक है, आगे होगी बात समझ में, नहीं आए तो कमेंट कर देना, फिर से समझा देंगे। प्रश्न नंबर 21 है, ऑप्शन नंबर खंड अपना द चालू हो गया है। प्रश्न नंबर 21 जो है वो 4 नंबर के होने वाले हैं आगे के। इसमें आपके ऑप्शन भी मिलेंगे, अथवा में आपको अगर ऊपर वाले नहीं आते तो नीचे वाले कर सकते हो। प्रश्न नंबर 21 में पहला है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और कोई एक उपयोग लिखो। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका एक उपयोग हो जाएगा जल को जीवाणु मुक्त करने में, जल को जीवाणु मुक्त करने में। दूसरा अगर आपको लिखना है तो आप लिख देना दूसरा क्या लिखोगे, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, प्रश्न नंबर बी है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र व कोई एक उपयोग लिखो। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है NaHCO3। कोई एक उपयोग होता है खस्ता पकौड़े बनाने में। ठीक है, खस्ता पकौड़े बनाने में इसका प्रयोग होता है, केक बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा एंटाएसिड के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है। प्रश्न नंबर तीसरा है इसके 21 के अंदर, अम्ल तथा क्षार में कोई दो अंतर लिखो। सब बता सकते हैं ये वाला, तो एक तरफ अम्ल लिख लेना, एक तरफ क्षार लिख लेना। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला हो जाएगा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और उसके बाद में क्षार के बारे में लिखेंगे, पहला अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, और ट्रिक मैंने बताई हुई है ये उस कार्यपत्र को जब करवा रहा था उसमें। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अनील और छालनी, इस तरीके से इनको याद रख लेना है। प्रश्न नंबर 21 के अंदर अथवा में देख लो, निम्न को सम्मिलित करना है कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल मिलता है। तो संतरा के अंदर तो मिलता है सिट्रिक अम्ल, आंवला के अंदर मिलता है एस्कॉर्बिक अम्ल, निटल के डंग में मेथनोइक अम्ल, इमली के अंदर मिलता है टार्टरिक अम्ल। जल्दी से इनको आराम से मिला सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में बी वाला भी पूछा गया, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखो और कोई दो उपयोग बताओ अब की बार। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र देखो, यहाँ पर आपको बता दूं मैं, Na2CO3.10H2, ये होता है धावन सोडा, और इसका उपयोग देख लो जल्दी से। इसका उपयोग होता है कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में होता है, बोरेक्स जैसे सोडियम के यौगिक के बनाने में होता है, घरों में साफ सफाई के लिए होता है, जल की स्थायी कठोरता हटाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलो अब हम प्रश्न नंबर 22 के अंदर चलते हैं। वो है, मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र भी बनाओ। तो मानव में उत्सर्जन किसे कहेंगे भाई, देखो ध्यान से। मैं आपको अपनी तरफ से एक बता रहा हूँ, वो ध्यान से लिख लेना है, बाकी पढ़ लेंगे इसमें। सुनो ध्यान से, शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। समझ गए? नहीं समझे तो पीछे की तरफ 2 बार टिक करके 10 सेकंड पीछे ले जा करके देख लो। अब ध्यान से सुनो। अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, और क्या पूछा आपने से, उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है। देखो, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है ना आपको, तो आराम से बना सकते हो। उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र ये हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। ठीक है, ये कर लोगे। उसके बाद में हमें नेक्स्ट अथवा में चलना, सॉरी बी वाला देखना, 22 में बी वाला, अपोहन या फिर डायलिसिस किसे कहते हैं उसको समझाओ। ये भी मैंने आपको कार्यपत्रक के अंदर करवा रखे हैं, आपको बता दे। देखो डायलिसिस क्या है, उसके अंदर ही ये प्रश्न है उठाया हुआ वहीं से। जब किसी व्यक्ति के वृक्क मतलब किडनी काम नहीं करते हैं तो उसके रक्त को कृत्रिम रूप से, खून है ना, उसको कृत्रिम रूप से मशीनों के द्वारा निस्यंदित मतलब छाना जाता है। इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। इसको आपकी किताब में भी नोट किया गया है, आराम से आप इसको पढ़ो। देखो इस तरीके से होता है, खून को एक नलिका से निकालते हैं और इधर से फिल्टर करके वापस से अपने शरीर में डाल देते हैं। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों के इधर इकट्ठा कर लेते हैं। ध्यान से देखना,
देखो कृत्रिम वरक बहुत सी अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। यह नलिका अपोहन द्रव्य से भरी टंकी में लगी होती है। इस द्रव्य का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला इसने, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं में प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पादन विसरण द्वारा अपोहन द्रव्य में चला जाता है। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनर्अवशोषण नहीं होता है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर ही होता है, क्योंकि शेष निस्यंदित वृक्क नलिकाओं में पुनः प्रविष्ट कर दिया जाता है। मतलब सीधी सिंपल भाषा में समझो कि अपना वृक्क है, एक दिन में 180 लीटर खून को फिल्टर करता है, लेकिन फिल्टर करने के बाद में भी जो पदार्थ होते हैं उसमें से वापस से शरीर में अवशोषित कर लिए जाते हैं। लेकिन इस नलिका के अंदर ऐसा नहीं होता है, कृत्रिम रूप से वापस से अवशोषित नहीं होता, निकल गया वो निकल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अथवा में है प्रश्न नंबर पहला, मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं और मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। एक तो पाचन किसे कहते हैं और पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। देखो तो पाचन तंत्र का नामांकित चित्र तो आपको ये बना देना है। ठीक है, और पाचन किसे कहते हैं उसका मेरे यहाँ पर ध्यान से सुनो आप। पाचन किसे कहते हैं, तो मनुष्य द्वारा खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना पाचन कहलाता है। ठीक है, समझ गए बात को। ग्रहण करना ही पाचन नहीं है, उसको ग्रहण करना है और उसको फिर उसका उपयोग करना ही पाचन कहलाता है। समझ गए बात को। प्रश्न नंबर 2 है, भोजन के पाचन में लार का एक कार्य बताओ। तो इधर देखो, लार की क्या भूमिका होती है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। लार मिलने से भोजन लसलसा हो जाता है, जिससे इसे निगलना आसान हो जाता है, और लार में पाया जाने वाला एमाइलेज एंजाइम भोजन में से शर्करा का स्टार्च का पाचन कर देता है। स्टार्च का पाचन कर देता है। तो लार की क्या भूमिका होती है, स्टार्च का पाचन करता है। लार के अंदर जो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है वो। प्रश्न नंबर 23 हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ जबकि वस्तु फोकस F पर स्थित होनी चाहिए। ठीक है, अवतल दर्पण है और वस्तु है फोकस पर, ध्यान रखना। तो अवतल दर्पण है, ठीक है, और वस्तु कहाँ पर है, फोकस पर है। तो अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसका किरण चित्र कैसा बनेगा देखना, ये रहा। एक सेकंड रुको, इसका डायग्राम ये नहीं होगा, ये तो सी पर है। मैं आपको बताता हूँ कैसा बनेगा, देखो ध्यान से इधर। आपको क्या लेना है, एक अवतल दर्पण ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से यह फोकस हो जाएगा और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको वस्तु को रख देना है। समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है, और सेंटर पर जाने वाली जो है, ध्रुव पर जाने वाली प्रकाश किरण उसी एंगल पर वापस से परावर्तित हो जाती है जिस पर वो आपतित हुई है, और आगे जाकर के ये किरण जहाँ पर मिलेगी वहीं पर अपना क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो आपको पता है वास्तव में किरणें मिल रही है इसलिए वास्तविक है, और वस्तु से बड़ा ही है, बहुत बड़ा है, उल्टा है। ठीक है, आपको पता चल गया। अनंत पर बनेगा, अत्यधिक आवर्तित बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन हो गई। इस तरीके से आपको बनाना है। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। इसी में वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखिए, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, ये रहा। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर नहीं मिलती परंतु उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दिखाई देती हैं, कल्पित प्रतिबिंब बनता है, तो उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और क्या अंतर है दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कल्पित को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और जो आभासी है वो दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं और आभासी है वो सीधे बनते हैं। ठीक है, चलो इस तरीके से आपको पता चल गया वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। प्रश्न नंबर अथवा है, इसी के अंदर उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि वस्तु है वो अनंत पर होनी चाहिए। लेंस है उत्तल लेंस, ठीक है, ध्यान से देखना, ये रहा उत्तल लेंस है, ठीक है, और वस्तु कहाँ पर होनी चाहिए, अनंत पर होनी चाहिए। ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि उत्तल लेंस है, ठीक है,
और वस्तु कहाँ पर होनी चाहिए, अनंत पर होनी चाहिए। तो प्रतिबिंब फोकस पर F2 पर बनेगा, अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखो इसके अंदर वस्तु जब अनंत पे होते तो समांतर आती हैं सभी किरणें, और कहाँ पर बनेगा, बिंदुवत बनेगा, F2 पर बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। क्या बोला गया है कि दर्पण व लेंस में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। दर्पण और लेंस में दो अंतर बताने, कम से कम दो तो बता ही दो। तो देखो ये रहा, एक तरफ दर्पण लिखेंगे, एक तरफ लेंस लिखेंगे। दर्पण किसी कांच की पट्टिका के किसी एक और परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करने पर दर्पण बनता है। कांच की पट्टी है, उसके एक तरफ पॉलिश कर दो, दर्पण बन जाएगा। लेंस क्या होता है, पूरी तरह पारदर्शी होता है, दोनों पृष्ठ पारदर्शी होते हैं, जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। दूसरा अंतर, यह दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय दर्पण। ठीक है, जबकि यह भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको हम उत्तल और अवतल लेंस कहते हैं। एक और अंतर देखो आप बढ़िया सा, उसके बाद में अच्छा लगेगा आपको। दर्पण के अंदर में क्या होता है, इसमें एक ही गोलीय पृष्ठ पाया जाता है, जबकि लेंस में दो गोलीय पृष्ठ पाए जाते हैं। इसका उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट ये देख सकते हो आप आराम से। इसका कैमरा, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में किया जाता है लेंस का प्रयोग। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से देखो हमने प्रश्न नंबर 23 भी कंप्लीट कर लिया है, और इस प्रकार से हमने पूरा कंप्लीट जो आपका मॉडल पेपर था उसको कंप्लीट किया है हल के साथ में। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसी से कई सारे क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले